हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज़। तो इसमें कुछ कंसेप्ट्स और हम देखेंगे, लाइक डिविडेंड हो गया, बोनस इशू हो गया, स्टॉक स्प्लिट हो गया, राइट इशू हो गया, बायबैक ऑफ शेयर्स हो गया। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस एपिसोड में। ओके, ओनली ये जो बायबैक ऑफ शेयर्स है ये मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा थोड़ा सा, बिकॉज इसमें कई सारे और भी स्पेसिफिक पॉइंट्स आते हैं जिसकी नॉलेज अभी आपको नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो इसीलिए बायबैक ऑफ शेयर्स को डिटेल में हम आगे देखेंगे, बट जस्ट इंट्रोडक्शन एंड थोड़े क्यों करती है कंपनी, ये सारी बातें करेंगे। बाकी सारी चीज़ें बाद में आने वाले एपिसोड्स में इसको कवर कर देंगे। ओके, और ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं आपने कभी सुनी नहीं होगी, कभी ना कभी आपने टीवी पे, न्यूज़ पे, जो CNBC चैनल पे बोलते रहते हैं वहाँ पे, या फिर ऐप पे, किसी भी न्यूज़ की ऐप, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, यहाँ पे जहाँ पे भी बिज़नेस न्यूज़ होती है वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि एक कंपनी ने 500% डिविडेंड दिया, 100% डिविडेंड दिया, बोनस इशू आया है किसी कंपनी का, स्टॉक स्प्लिट हो रहा है किसी कंपनी का, कोई कंपनी राइट इशू कर रही है एंड बायबैक कर रही है कोई कंपनी अपने शेयर्स। तो ये सारी चीज़ें आपने न्यूज़पेपर्स में, टेलीविज़न में, या फिर कोई भी ऐप वगैरह में आपने देखा होगा ये सब। तो अब आज यही बात करेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिविडेंड्स से। तो डिविडेंड क्या होता है? बेसिकली कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है वो कंपनी क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने शेयर होल्डर्स को, और इसी प्रॉफिट को जो डिस्ट्रीब्यूट करती है वो पर शेयर बेसिस पे करती है। यानी एक पर्टिकुलर शेयर में कितना डिविडेंड देना है वो पर शेयर बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। यानी एक शेयर फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ का है मार्केट वैल्यू, तो उस पर कितना डिविडेंड हमें मिलेगा। ओके, बट जो परसेंट कैलकुलेट होते हैं, लाइक आपने सुना होगा कहीं 500%, 1000% या फिर 200% डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है, तो वो मार्केट प्राइस पे नहीं होता। परसेंट जब भी हम कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा फेस वैल्यू पे होता है। कंपनी की फेस वैल्यू, कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू क्या है, यानी जो डिनोमिनेशन होता है, अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे या फिर मनी कंट्रोल वगैरह पे आप चेक करेंगे तो फेस वैल्यू आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ओके, तो उस फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है हमेशा डिविडेंड, न कि मार्केट प्राइस पे। ओके, और सपोज़ कीजिए 500% किया, तो 1 रुपीज़ का 500% अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 रुपये एक शेयर पे। ओके, यानी मेरे पास 1000 शेयर्स हैं तो मेरे को 5000 रुपये डिविडेंड मिलेगा। ओके, तो ऐसे कैलकुलेशन होती है डिविडेंड की। अब कंपनी चाहे तो पर शेयर बेसिस पे, यानी एक ऐसे भी कह सकती है कि हम एक शेयर पे 5 रुपये देंगे, या फिर परसेंट में भी दे सकती है। तो परसेंट में कभी भी दे तो आपको सीधा उसको क्या करना है, फेस वैल्यू पे परसेंट अप्लाई करना है, न कि मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस भले ही 200 हो तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट प्राइस का 500%। ओके, ये परसेंट जो है हमेशा किस पे होगा, फेस वैल्यू पे, और फेस वैल्यू हमेशा मार्केट प्राइस से बहुत कम होती है। ओके, तो और ज़रूरी नहीं है कि कंपनी को डिविडेंड देना ही देना है। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि हर साल डिविडेंड देना है, बिकॉज इक्विटी शेयर्स का कंसेप्ट क्या होता है कि इक्विटी शेयर के जो मतलब शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको, अगर हमें कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है या फिर कंपनी के पास इनफ फंड्स है, देन वो पे करेगी, नहीं है तो फिर वो नहीं करेगी। कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है कंपनी के पास कि वो पे करना ही करना है। ओके, बिकॉज ये प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है या फिर ये डिवेंचर्स नहीं है जिसको इंटरेस्ट देना ही देना है या फिर प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना ही करना है, ऐसा नहीं है। इक्विटी शेयर्स में कोई भी कंपल्शन नहीं होता कंपनी पे कि उसको पे करना ही है कंपनी, मतलब शेयर होल्डर्स को। ओके, और अगर इनफ फंड्स है भी, देन ऑल्सो इट इज़ नॉट मैंडेटरी। प्रॉफिट अगर है कंपनी के पास, देन ऑल्सो वो न्यू प्रोजेक्ट्स में लगाना चाहे ताकि शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्रिएट हो आगे जाके, यानी जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है, उसके लिए अगर कंपनी चाहे तो अपने प्रॉफिट को न्यू प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्ट कर सकती है ताकि कंपनी की ग्रोथ अच्छी हो। ओके, बिकॉज अगर ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी को दिख रही है, देन वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट ना करके क्या करेगी, न्यू प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेगी जिससे कंपनी ग्रो करे। एंड ऑल्सो अगर लॉस हो, देन ऑल्सो कंपनी को मैंडेटेड नहीं है, बट वो कर सकती है डिविडेंड डिक्लेयर। और वो कैसे करेगी, उसके पास जो कैश रिजर्व्स पड़े होंगे उससे वो इजीली डिविडेंड्स पे कर सकती है, इवन इफ़ देयर इज़ अ लॉस हो, प्रॉफिट हो, वो पूरा का पूरा कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसको ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है, देन वो री इन्वेस्ट करेगी, यानी अपनी
कोई भी न्यू प्रोजेक्ट्स है या फिर जो भी ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज़ है उसको ग्रैब करने की कोशिश करेगी। एंड अगर ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज़ पूरी ख़त्म हो चुकी है यानी कंपनी मैच्योर स्टेज पे है, देन वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी डिविडेंड। ओके, जनरली आपको ऐसा ही मिलेगा। जो भी कंपनी मैच्योर हो चुकी है यानी ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, वो जनरली उसका डिविडेंड यील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, यानी डिविडेंड वो ज़्यादा डिक्लेयर करती होगी। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं जो डिविडेंड डिसीजन होता है वो कहाँ लिया जाता है। एनुअल जनरल मीटिंग में। दो तरह के डिविडेंड होते हैं, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड कब डिक्लेयर होता है? 2 AGM के बीच। ओके, ये आगे भी देखेंगे हम, तो एक बार ब्रीफ में बता रहा हूँ मैं। एंड फाइनल डिविडेंड क्या होता है? जो डिक्लेयर होता है, डिसाइड किया जाता है AGM में। ओके, एंड अनाउंसमेंट इसकी जब होती है तो ऐसा नहीं होता कि जैसे ही अनाउंसमेंट हुई कि कंपनी इतना % डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है या फिर कंपनी इतना पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, जैसे ही अनाउंसमेंट हुई उसके जस्ट बाद पेमेंट ऑफ डिविडेंड नहीं होती है। बीच में कई सारे प्रोसेस होते हैं, बीच में कई सारी डेट्स होती है। डेट्स वाई हमें थोड़ा सा ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ओके, इसमें ऐसा नहीं होता जैसे आज अनाउंस किया कंपनी ने एंड नेक्स्ट डे पेमेंट हो गई, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज T+2 कंसेप्ट जो आपने एपिसोड 2 या एपिसोड 2 में आई थिंक देखा था कि जब भी हम शेयर्स परचेज़ करते हैं तो वो हमारे डीमैट अकाउंट में T+2 डे में आता है, यानी 2 दिन के बाद आता है। ओके, तो हम उस पर्टिकुलर शेयर के ओनर कब बनेंगे? 2 दिन के बाद। तो इसीलिए बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है। डेट्स वाई डिविडेंड ये जो प्रोसेस होता है अनाउंसमेंट एंड पेमेंट के बीच में बहुत ज़्यादा डेट्स आती है, बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है। तो वो क्या होता है वो हम देखते हैं। इसके पहले आपको देखने को मिलेगी इन दोनों डेट्स के बीच एक्स डिविडेंड डेट, रिकॉर्ड डेट एंड जो पेमेंट डेट होती है वो तो होती है। ओके, तो ये सारी डेट्स क्या होता है ये हम समझते हैं, उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि कैसे और कब शेयर्स परचेज़ करें कि हम को डिविडेंड मिले। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं डिविडेंड अनाउंसमेंट डेट। तो ऑब्वियस सी बात है, डिविडेंड अनाउंसमेंट डेट क्या होगा? जब कंपनी डिक्लेयर करेगी अपना एग्जैक्ट डिविडेंड %। ओके, यानी कितना % कंपनी डिविडेंड दे रही है, ये जब भी अनाउंस करेगी कंपनी उसको ही कहेंगे हम अनाउंसमेंट डेट। ओके, अब वो चाहे % में अनाउंस करे या फिर डिविडेंड पर शेयर बताए। ओके, एक ही बात है। % में अगर अनाउंस होगा तो फिर हम किस पे अप्लाई कर देंगे? फेस वैल्यू पे वो %, एंड हम डिविडेंड पर शेयर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि पहले एग्जांपल में भी किया था। तो ये हो गया डिविडेंड अनाउंसमेंट डेट। अब देखते हैं रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट क्यों होता है? बिकॉज जो हम शेयर्स परचेज करते हैं तो वो हमारे डीमैट अकाउंट में T+2 डे में आता है, यानी 2 दिन के बाद आता है। डेट्स वाई रिकॉर्ड डेट की ज़रूरत पड़ती है। तो रिकॉर्ड डेट पे क्या होता है? कंपनी चेक करती है अपना शेयर होल्डर्स रजिस्टर एंड उसमें जो एलिजिबल शेयर होल्डर है फॉर डिविडेंड वो चेक करती है। ओके, यानी कौन कौन शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है। ओके, यानी कौन कौन से शेयर होल्डर एलिजिबल है फॉर डिविडेंड। बिकॉज कई सारे ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जो शेयर्स बेचते रहते हैं, ख़रीदते रहते हैं, एक हफ़्ते बाद फिर बेच दिया, एक हफ़्ते बाद फिर ख़रीद दिया। तो जो रिकॉर्ड डेट पे शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को दिया जाएगा डिविडेंड। रिकॉर्ड डेट पे कंपनी चेक करेगी शेयर होल्डर्स रजिस्टर एंड उसमें जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स हैं वो चेक करेगी उस पर्टिकुलर डेट को। इस डेट पे अगर हम ओनर हैं उस पर्टिकुलर शेयर के, देन हमें डिविडेंड मिलेगा। अगर इस डेट पे हम शेयर होल्डर नहीं हैं इस कंपनी के, देन हमें डिविडेंड नहीं मिलेगा। ओके, अब एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो सपोज़ कीजिए ये एक कंपनी है जिसने डिविडेंड डिक्लेयर किया है एंड इस पर्टिकुलर डेट को अनाउंसमेंट डेट है, यानी एग्जैक्ट डिविडेंड % अनाउंस हुआ होगा या फिर एग्जैक्ट डिविडेंड पर शेयर कंपनी ने अनाउंस किया है इस पर्टिकुलर डेट को। एंड ये जो रेड बॉक्स में है ये है रिकॉर्ड डेट, यानी इस दिन क्या करेगी कंपनी? एलिजिबल शेयर होल्डर्स देखेगी अपने रजिस्टर में, यानी इस दिन जो भी शेयर्स का ओनर होगा उसको डिविडेंड मिलेगा। ओके, एंड ये जो दूसरी डेट है ये जो है इसको कहा जाता है एक्स डिविडेंड डेट। ये जनरली रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले डिसाइड होती है, बिकॉज T+2 सेटलमेंट। बिकॉज हम जब भी परचेज़ करते हैं कोई भी शेयर तो हमारे डीमैट अकाउंट में हमेशा T+2 डे यानी 2 दिन बाद आता है हमारे अकाउंट में, यानी डीमैट अकाउंट में। ओके, तो जनरली आप देखेंगे कि जो
रिकॉर्ड डेट होती है उसके 2 दिन पहले ही होता है हमेशा एक्स डिविडेंड डेट। एंड एक्स डिविडेंड डेट से पहले अगर हमने शेयर परचेज़ किया है देन हम रिकॉर्ड डेट पे ओनर होंगे, तो रिकॉर्ड डेट पे अगर हम ओनर होंगे देन हमें डिविडेंड मिलेगा। तो इसका सिंपल सा कंक्लूजन ये है कि हमें एक्स डिविडेंड डेट से पहले शेयर परचेज़ करने हैं ताकि हमें डिविडेंड मिले। और अगर डिविडेंड नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर डिविडेंड चाहिए देन हमें एक्स डिविडेंड डेट से पहले शेयर परचेज़ करने पड़ेंगे, वो चाहे 1 महीना पहले करें या फिर 1 दिन पहले परचेज़ करें, बस एक्स डिविडेंड डेट से पहले परचेज़ करने होंगे। तो ये है हमारी एक्स डिविडेंड डेट, इससे पहले परचेज़ करने होंगे हमें शेयर ताकि हमें डिविडेंड मिले। ओके, तो ये होगी अनाउंसमेंट डेट, ये होगी रिकॉर्ड डेट एंड ये होगी एक्स डिविडेंड डेट। एक्स डिविडेंड डेट को और डिटेल में समझते हैं थोड़ा। तो एक्स डिविडेंड डेट जो होता है वो जनरली 2 दिन पहले होता है, बिफोर द 2 बिजनेस डेज बिफोर द रिकॉर्ड डेट। ओके, इसको कह सकते हैं हम रिकॉर्ड डेट से जस्ट 2 दिन पहले होता है। ऐसा भी हो सकता है कभी 3 दिन पहले हो, डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, बट जनरली आपको मिलेगा कि 2 दिन पहले ही होगा। और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ जो सेटलमेंट होता है वो T+2 बेसिस पे होता है, यानी हम जब ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर जिस दिन हम ट्रेड लेते हैं एंड उसका T+1 डे, उसके बाद T+2 डे के एंड में हमें क्या मिलता है, डीमैट अकाउंट में आता है हमारा वो शेयर। ओके, और अगर हमें डिविडेंड चाहिए देन हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स डिविडेंड डेट से पहले हमें शेयर परचेज करना पड़ेगा, तभी हमें डिविडेंड मिलेगा, वरना हमें डिविडेंड नहीं मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि हमें फ़ायदा हो जाएगा या फिर ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा अगर हम 1 दिन पहले या फिर 2 दिन पहले उस पर्टिकुलर कंपनी का डिविडेंड ले लें। उसमें भी एक कॉम्प्लिकेशन है, वो क्या है मैं आगे बताऊँगा। ऐसे ही डायरेक्ट मतलब यूँ ले तो सकते हैं हम शेयर फॉर डिविडेंड, बट इतना कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा, वो क्यों मैं आगे बताऊंगा वो। एंड लास्ट में जो आती है वो है डिविडेंड पे आउट डेट, जिस दिन कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर्स के बैंक अकाउंट्स में वो पेमेंट कर देती है डिविडेंड का। ओके, उसको सिंपल कहा जाता है डिविडेंड पे आउट डेट। तो अनाउंसमेंट डेट एंड पेमेंट डेट तो सिंपल है, आपको सिर्फ रिकॉर्ड डेट एंड एक्स डिविडेंड डेट का ध्यान रखना है। एक्स डिविडेंड डेट के पहले अगर हम परचेज़ करेंगे तो शेयर मतलब हमें डिविडेंड मिलेगा, एक्स डिविडेंड डेट के बाद अगर हमने परचेज़ किया देन हमें डिविडेंड नहीं मिलेगा। ओके, बिकॉज कंपनी क्या करेगी, रिकॉर्ड डेट पे चेक करेगी कि कंपनी के शेयर्स का ओनर कौन है। अब एक टाइमलाइन से वापस एक बार समझ लेते हैं ब्रीफ में। तो ये एक टाइमलाइन है, ये हो गई हमारी डिविडेंड अनाउंसमेंट डेट, ये हो गया हमारा टाइम पीरियड बीच का, जनरली होता है ये 30 डेज़ के आसपास, एंड ये हो गई हमारी एक्स डिविडेंड डेट। अब यहाँ पे जो मार्केट प्राइस सपोज़ कीजिए एक पर्टिकुलर शेयर की चल रही है 200 एंड उसने डिविडेंड कितने का डिक्लेयर किया था, 5 पर शेयर, राइट। एग्जांपल मैंने वही लिया है 200 वाला जो मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था। तो मार्केट प्राइस कितनी चल रही थी पहले, 200, एंड आफ्टर एक्स डिविडेंड डेट क्या होगा, मार्केट प्राइस कम हो जाएगी जितना पर शेयर डिविडेंड है, यानी 5 रुपये जो डिविडेंड था पर शेयर वो उतने से मार्केट प्राइस कम हो जाएगी। तो हम इसीलिए मैंने कहा था कि ऐसे हम ले तो सकते हैं डिविडेंड फॉर जस्ट मतलब सिर्फ डिविडेंड के लिए हम शेयर परचेज़ कर तो सकते हैं, बट इतना कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा अगर आप छोटे टाइम पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए वो परचेज़ कर रहे हैं। ऐसा आप नहीं सोच सकते कि डिविडेंड ले लिया एंड बाद में वापस शेयर सेल कर दिए, बिकॉज मार्केट प्राइस से 5 रुपये तो वैसे ही कम हो गए। तो आपको जो अगर आप डिविडेंड लेके सेल भी कर देंगे देन ऑल्सो आपको 195 मिलेगा। वो अलग बात है बाद में शेयर प्राइस इंक्रीज़ हो जाए, वो तो कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी हो सकती है, बट जस्ट फॉर डिविडेंड अगर आप परचेज़ करेंगे देन आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा कुछ फ़ायदा होगा अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए वो परचेज़ कर रहे हैं। ओके, और उसके बाद रिकॉर्ड डेट आएगी एंड उसके बाद पेमेंट डेट आ जाएगी। इसमें भी जनरली गैप रहता है, 30 डेज़ का रहता है अप्रॉक्स। ओके, अब जो इंट्रीम डिविडेंड मैंने कहा था कि वो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर दिया जाता है, उसको कहा जाता है इंट्रीम डिविडेंड। ये जनरली 2 AGM के बीच में दिया जाएगा, ओके, या फिर डिक्लेयर किया जाएगा। एंड फाइनल डिविडेंड जो है वो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दिया जाएगा, जब क्या होगा, कंपनी की बुक्स क्लोज हो जाएगी एंड ऑल्सो जो AGM होगी, एनुअल जनरल मीटिंग, वहाँ पे इसको डिक्लेयर किया जाता है। बट ये जो है 2 AGM के बीच में डिक्लेयर किया जाता है। ओके, तो ये था सिंपल सा कंसेप्ट डिविडेंड से रिलेटेड। करते हैं व्हाट इज़ बोनस शेयर, यानी बोनस शेयर का मतलब क्या होता है। तो बोनस शेयर आर द एडिशनल शेयर्स जो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देती है ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स ओन्ड बाय देम,
यानी जितने शेयर्स उन्होंने ओन करके रखे हैं उसके बेसिस पे बोनस शेयर दिए जाते हैं, यानी कुछ एडिशनल शेयर्स जिसके उनको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यानी एडिशनल शेयर्स होते हैं वो उन्हीं पर्सनस को मिलता है जिन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं। ओके, एंड बोनस शेयर्स आर इशूड टू द शेयर होल्डर्स विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट, उनको इशू किए जाते हैं ये शेयर्स। तो इन शेयर्स को कहा जाता है बोनस शेयर्स, बिकॉज ये फ्री में दिए जाते हैं, नहीं कोई पैसा लगता है नहीं कुछ लगता है, बस आपके पास कंपनी के शेयर्स होने चाहिए एट द रिकॉर्ड डेट। अब रिकॉर्ड डेट वगैरह क्या होती है आगे हम सीखेंगे। ओके, तो वाई कंपनी इशू बोनस शेयर्स, इशू क्यों करती है कंपनी? बिकॉज बोनस शेयर्स आर इशूड बाय द कंपनी व्हेन इट इज़ नॉट एबल टू पे अ डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स, यानी कंपनी के पास प्रॉफिट तो है बट कंपनी के पास देने के लिए पैसा नहीं है, कैश नहीं है। ओके, यानी फंड नहीं है। तो व्हेन इट इज़ नॉट एबल टू पे अ डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड इन स्पाइट ऑफ अर्निंग गुड प्रॉफिट्स फॉर दैट क्वार्टर, तो कंपनी क्या कर सकती है? इशू कर सकती है बोनस शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड, यानी डिविडेंड की जगह हमने क्या कर दिया? उनको बोनस शेयर्स दे दिए। ओके, अब ऐसा नहीं है कि खाली यही केस हो सकता है, देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ डैट, वो भी हम सीखेंगे आगे एडवांटेजेस ऑफ बोनस शेयर्स में, बट ऐसा हो सकता है। ओके, मतलब कंपनी क्यों करेगी तो ये एक रीज़न है, राइट। देयर आर अदर एडवांटेजेस ऑल्सो, तो वो भी हम सीखेंगे। तो वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग इन द कंपनी, जितने शेयर्स उनके पास है कंपनी में उसके बेस पर ही बोनस शेयर्स दिया जाता है। सपोज़ कीजिए बोनस शेयर इशू हुआ 1:4 के रेशियो में, यानी 1:4। ओके, यानी मेरे पास 4 शेयर होंगे कंपनी के तो मेरे को 1 शेयर बोनस मिलेगा, यानी अगर मेरे पास 400 शेयर है तो मेरे को 100 शेयर फ्री में मिलेंगे, अगर 4000 शेयर्स हैं मेरे पास तो 1000 शेयर्स फ्री में मिलेंगे। ओके, यानी ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग इन द कंपनी। बट कंपनी के जो शेयर्स है वो एक्सचेंज होते रहते हैं, राइट। स्टॉक एक्सचेंज में डील्स चलती रहती है और वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाते रहते हैं और एक पर्सन दूसरी पर्सन से परचेज़ करता है, सेल करता है, राइट। तो इन सब चीज़ों में क्या है ना, बोनस शेयर्स देने में दिक्कत आ जाएगी, बिकॉज बोनस शेयर्स के लिए एलिजिबल शेयर होल्डर होगा कौन? बिकॉज हो सकता है मैंने आज शेयर ख़रीदा और अगले दिन बेच दिया, राइट, या फिर अगले हफ्ते बेच दिया या अगले महीने बेच दिया। तो इस केस में जो एलिजिबल शेयर होल्डर्स हैं जिनको बोनस शेयर्स मिलने चाहिए, उसके लिए एक कंसेप्ट है जो कि है रिकॉर्ड डेट, जो हम आगे सीखेंगे। बट उससे पहले हमें एक एग्जांपल समझ लेना है जिससे आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सो अल्फ़ा लिमिटेड एक कंपनी है जो अनाउंस कर रही है बोनस इशू टू इट्स शेयर होल्डर्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। 2:3 में अगर आप कुछ भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप ये जो इशू है बीच में इसको आप फॉर भी कह सकते हैं। तो 2:3 यानी 3 शेयर है अगर मेरे पास कंपनी के, तो उसके बदले मेरे को 2 मिलेगा शेयर फ्री में। ओके, दैट इज़ 2 शेयर्स फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड। तो एक शेयर होल्डर है एक्स जिसके पास 6000 शेयर्स है बिफोर अनाउंसमेंट ऑफ बोनस इशू। बोनस इशू अनाउंस होने के पहले उसके पास कितने शेयर्स हैं? 6000। अब वो पूछ रहा है हमसे कि हाउ मच शेयर्स वुड ही हैव आफ्टर बोनस इशू। तो अब सिंपल हमें क्या करना है, कंपनी ने अनाउंस किया बोनस इशू 2:3 के रेशियो में, यानी 2:3। तो शेयर होल्डर एक्स जो है वो एंटाइटल होगा 6000, डिवाइड कर देंगे हम 3 से, जितने शेयर्स है हमारे पास, मतलब 2:3 है ना, तो 3 होल्ड करके रखना है हमें, तो 3 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, जितने हमको एक्स्ट्रा मिलेंगे, बिकॉज हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें? बोनस शेयर्स। बट दैट इज़ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो 4000 बोनस शेयर्स हो गए, तो हर मतलब 6000 शेयर्स उसने हेल्ड करके रखे हैं कंपनी में, उसके बदले में उसको 4000 शेयर्स जो है वो बोनस में मिलेंगे विदाउट पेइंग एनी एडिशनल कॉस्ट। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो एक्स के पास थे आफ्टर बोनस कितने हो जाएंगे? 10000। ओके, तो होप आपको समझ में आ गया होगा इस एग्जांपल से। एक बार फिर समझ लेते हैं। 2:3 का बोनस रेशियो है, यानी 2:3। फॉर आपको वर्ड ध्यान रखना है बीच में अगर आप कंफ्यूज हो जाएं तो, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको ऐसे इंटरप्रेट करें कि 3:2। ओके, बट ये गलत हो जाएगा। ओके, इसीलिए कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए इस 2 की जगह बीच में फॉर का यूज़ कर लेना। तो 2:3 मतलब 3 शेयर है अगर हमारे पास, तो उसके बदले में हमें 2 शेयर मिलेंगे।
एंड 6000 शेयर्स थे, 6000 के बदले हमें कितने मिल गए, 4000 एक्स्ट्रा, तो टोटल हमारा हो गया 10,000। बट ऐसा नहीं है कि मेरे पास लाइक एक कंपनी के 100 शेयर्स है जिसकी वैल्यू है 100, ओके, और मेरे को बोनस इशू हुआ और बोनस में मेरे को मिल गया सपोज़ कीजिए 50 शेयर्स और एक्स्ट्रा। तो ऐसा नहीं होगा कि उसकी वैल्यू जो 100 शेयर्स थे मेरे पास पहले, जिसकी शेयर प्राइस थी 100, तो 10,000 की जो वैल्यू के शेयर्स मेरे पास थे, तो ऐसा नहीं होगा कि अगर 50 शेयर्स और मेरे को बोनस में मिले तो उसकी वैल्यू जो है वो शेयर प्राइस जो है उसके हिसाब से होगी। ऐसा नहीं होगा। जैसे ही बोनस शेयर इशू हो गए उसके बाद नंबर ऑफ़ शेयर्स तो इंक्रीज़ हो जाएंगे, जैसे इस केस में हो रहा है, राइट। 6000 शेयर्स थे, बाद में कितने हो गए, 10,000 शेयर्स, बट शेयर की जो प्राइस है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ओके, उसी प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में आपको शेयर्स अलॉट हुए, ओके। तो इट इज़ नॉट, मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी वैल्यू जो है ऐसे कांस्टेंट मतलब इतनी स्पीडली बढ़ जाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि नंबर ऑफ़ शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे तो आपको डिविडेंड जो मिलेगा वो एक्स्ट्रा मिलेगा ज़रूर, ओके, बिकॉज डिविडेंड किसके बेस पे होता है, नंबर ऑफ़ शेयर्स के बेस पे, राइट। तो वो डेफिनेटली वो चीज़ आपका फ़ायदा है कि उसमें डिविडेंड के पर्पज़ से अगर आपने शेयर्स होल्ड करके रखे हैं कंपनी में, देन आपके लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ओके। बट शेयर प्राइस जो है वो उसी प्रोपोर्शन में डिक्रीज़ हो जाएगी जिस प्रोपोर्शन में नंबर ऑफ़ शेयर्स इंक्रीज़ हुए, ओके। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट का कंसेप्ट मैंने आपको बताया अभी कि शेयर्स होल्डर्स जो है वो आपस में एक्सचेंज करते रहते हैं शेयर्स। तो इस केस में जो रिकॉर्ड डेट है वो क्या होने वाली है, बिकॉज ये हेल्प करेगी आपको कि किस डेट को एलिजिबल शेयर होल्डर्स को हम बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, राइट। यानी एलिजिबल शेयर होल्डर्स कौन है टू इशू बोनस शेयर्स। तो ये एक तरह की कट ऑफ डेट है। अगर आप ओनर हैं उस शेयर्स के ऑफ द कंपनी ऑन दिस कट ऑफ डेट, देन यू आर एलिजिबल टू रिसीव बोनस शेयर्स। याद रखना यहाँ पे ओनर की बात की गई है, यानी T+2 सेटलमेंट होता है स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो आपको ध्यान रखनी है बात, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि आपने आज शेयर ख़रीदा तो आप उसके ओनर जो है यानी डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स कब आएंगे, T+2 यानी जिस दिन ट्रांजैक्शन किया उसके 2 दिन बाद, राइट। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इफ़ यू आर ओनर कहा गया है, ओके, ओनर ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी, यानी T+2 सेटलमेंट के बाद की बात की जा रही है, आपके नाम पे होने चाहिए वो शेयर्स, ओके। एंड द रिकॉर्ड रेट जो सेट करेगा कौन करेगा, कंपनी करेगी, सो दैट दे कैन फाइंड द एलिजिबल शेयर होल्डर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट बोनस शेयर्स टू देम। नेक्स्ट इज देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ बोनस शेयर्स। वो क्या क्या है, देयर इज़ नो नीड फॉर इन्वेस्टर टू पे एनी टैक्स ऑन रिसीविंग बोनस शेयर्स, बिकॉज क्या हो गया, डिविडेंड जो हमें मिलता है वो कैसा मिलता है, टैक्सेबल होता है, राइट। पहले नहीं होता था बट अब टैक्सेबल होता है, तो आपको उस पर्टिकुलर डिविडेंड पे टैक्स देना पड़ता है। और अगर मोर देन 5,000 आपको रिसीव होता है देन तो TDS काट के देती है कंपनी, राइट। तो इसीलिए क्या है ना, अगर बोनस शेयर इशू कर देती है कंपनी देन आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप जब बोनस शेयर्स या फिर अपने शेयर्स जब बेचते हैं तभी टैक्स देना पड़ता है, राइट। अगर आपको इशू किए जा रहे हैं बोनस शेयर्स तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा आपका, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो बोनस शेयर्स है वो इंक्रीज़ कर देता है आपका आउटस्टैंडिंग शेयर्स, और कंपनी के जो नंबर ऑफ़ शेयर्स है वो बढ़ जाते हैं, तो कंपनी की ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी भी बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है ना, रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो कई सारे एंटर हो सकते हैं, बिकॉज शेयर्स लाइक MRF वगैरह जो शेयर्स है जिनकी प्राइजेस जो है 70,000 प्लस होती है, 80,000 प्लस होती है, 90,000 प्लस भी हो जाती है। तो इन शेयर्स में क्या होता है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो एंट्री नहीं ले पाते, बिकॉज रिटेल इन्वेस्टर्स जो है उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट काफ़ी स्मॉल होता है, राइट। हो सकता है कोई रिटेल इन्वेस्टर बड़े अमाउंट से भी ट्रेडिंग वगैरह करे, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स करे, बट नॉर्मली क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनका अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो स्लो कम होता है, राइट, स्मॉल होता है। तो इस केस में क्या होगा ना, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स भी ट्रेड करेंगे, शॉर्ट टर्म ट्रेड करेंगे, स्विंग ट्रेड करेंगे, कई सारे ट्रेड कर सकते हैं। तो इससे आपका क्या होगा, लिक्विडिटी एनहेंस होगी। नेक्स्ट इज बोनस शेयर्स गिव्स पॉजिटिव साइन टू मार्केट दैट कंपनी जो है अपने लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है, न कि वो शॉर्ट टर्म ग्रोथ देख रही है। बिकॉज अगर डिविडेंड दे देती है तो वो अपने ग्रोथ की तरफ कम देख रही है,
बट अगर उसने डिविडेंड नहीं दिया और अपने प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज किया तो डेट मीन्स कि वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ देख रही है, कमिटेड टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ। ओके, नेक्स्ट इज द इन्वेस्टर विल रिसीव हायर डिविडेंड नाउ बिकॉज ही होल्ड्स लार्जर नंबर ऑफ शेयर्स। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बोनस शेयर्स इशू करते ही आपका जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, बट आपकी जो वैल्यू है वो रहेगी, बट पर शेयर जो प्राइस है वो डेफिनेटली उसी प्रोपोर्शन में कम हो जाएगी। तो अल्टीमेट आपको फ़ायदा कुछ नहीं होगा, बस आपको फ़ायदा कब होगा, जब डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड मिलते ही आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स ज़्यादा रहेंगे तो आपको डिविडेंड भी ज़्यादा। एंड आप इस टेबल से समझ सकते हैं कि जैसे ही बोनस इशू होता है देन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो वैसी की वैसी ही रहती है। फॉर एग्जांपल ये 3 केसेस आप ले सकते हैं। एक पर्टिकुलर केस में बोनस का जो रेशियो है वो है 1:1, यानी फॉर एवरी 1 शेयर हमें 1 शेयर फ्री में मिलेगा। ओके, तो पहले सपोज़ कीजिए हमने ले रखे थे 100 शेयर्स एंड शेयर प्राइस उसके पहले थी 75 एंड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी थी हमारी 7500। बट आफ्टर बोनस इशू कितना हो गया हमारा, डबल, राइट, यानी 200 शेयर्स हो गए, बिकॉज हमें 100 पे एक और 100 फ्री शेयर्स मिल गए तो हमारे 200 हो गए, बट शेयर प्राइस जो है वो हाफ होगी। ओके, तो इसीलिए हमारी जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो वैसी की वैसी ही रही। अब आप कहेंगे कि इसमें हमारा क्या फ़ायदा हुआ, यानी हमारा क्या बेनिफिट हुआ, बिकॉज हमारी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट तो उतनी की उतनी है। तो इसमें अगर आप दिमाग लगाएंगे तो हमारा एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है कि हमारे शेयर्स जो है वो डबल हो गए एंड डिविडेंड जो हमेशा दिया जाता है वो पर शेयर दिया जाता है, तो हमें अब जो डिविडेंड मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। ओके, बिकॉज हमारे शेयर जो है वो डबल हो गए। तो ये एक फ़ायदा हो सकता है, इसके अलावा कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, बिकॉज हमारा जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है आज की डेट में देन उतना का उतना ही है, इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको बोनस इशू से। हाँ, शेयर्स ज़रूर आपके डबल हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट केस भी सिंपल सा है, 3 for 1, यानी 1 शेयर के बदले में हमें 3 शेयर और फ्री में मिल रहे हैं, यानी हमारी 30 शेयर्स थे पहले, अब वो हो जाएंगे 120, बिकॉज हमें क्या मिले 90 शेयर्स बोनस मिले। तो हमारी ये जो शेयर प्राइस है ये भी उसी प्रोपोर्शन में कम हो जाएगी। ओके, तो हमारी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो उतनी की उतनी ही रहेगी इस पर्टिकुलर केस में भी, एंड सेम थर्ड केस में भी है, आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है इसमें आपको कोई भी फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स ज़रूर इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो जब भी कंपनी डिक्लेयर करती है एक स्टॉक स्प्लिट तो क्या होता है, कंपनी में जो नंबर ऑफ़ शेयर्स है ऑफ दैट कंपनी वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। ओके, यानी स्प्लिट का मतलब क्या होता है, टुकड़े कर देना, राइट। एक 10 रुपये का फेस वैल्यू का शेयर है, उसके टुकड़े कर देना 5 में, तो एक पार्ट कितने का हो गया, 2 रुपये का, राइट। तो इस चीज़ को कहा जाता है स्टॉक स्प्लिट। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स डेफिनेटली इंक्रीज़ हो जाएंगे। अगर मेरे पास 10 रुपये का एक शेयर है तो वो कितना हो जाएगा, 5, राइट। रेशियो अलग अलग डिफरेंस होता है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर 5 पार्ट्स होते हैं तो स्टॉक स्प्लिट जो है वो 5 के रेशियो में होता है देन। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स जो है वो कंपनी के इंक्रीज़ हो जाएंगे एंड मार्केट कैप जो है वो सेम टू सेम रहेगा, राइट, बिकॉज नंबर ऑफ़ शेयर्स जो है वो इंक्रीज़ हो गए, बट जो वैल्यू थी कंपनी के शेयर्स की वो डिक्रीज़ हो गई, राइट। यानी शेयर प्राइस पर शेयर जो है वो डिक्रीज़ हो गया, तो डेट्स वाई हम कह सकते हैं कि मार्केट कैप उतना का उतना ही रहेगा, बिकॉज एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, दूसरी चीज़ डिक्रीज़ हो रही है उसी प्रोपोर्शन में। तो मार्केट कैप जो है एक्यूरेट जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा, कुछ ऊपर नीचे नहीं होगा। ओके, अब कंपनी ये करती क्यों है, बिकॉज टू इन्फ्यूज़ लिक्विडिटी, ताकि लिक्विडिटी बनी रहे शेयर्स में। लाइक MRF का अगर हम शेयर्स लें, शेयर प्राइस लें तो वो कितना होता है, 60,000, 70,000, 90,000 तक भी पहुंचा हुआ है, राइट। तो वो जो शेयर है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल नहीं है, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं उनकी कैपिटल जो है वो कितनी है, 50,000। ओके, तो वो क्या करेंगे, वो एक शेयर तो लेने से एक शेयर भी नहीं आएगा MRF का, राइट। तो इसीलिए जो लिक्विडिटी है वो अफेक्ट हो जाती है, लिक्विडिटी कम हो जाती है। तो टू इन्फ्यूज़ लिक्विडिटी कंपनी क्या करती है, शेयर को स्प्लिट करती है, राइट, यानी शेयर के टुकड़े करती है ताकि जो शेयर की प्राइस है वो कम हो जाए और लिक्विडिटी इंक्रीज़ हो जाए। ओके, ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स भी एंट्री ले सकें, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स वगैरह कर सकें और शेयर्स को खरीद सकें। ओके, सो टू मेक शेयर्स अफोर्डेबल फॉर वेरियस इन्वेस्टर्स, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को कवर करने के लिए, बिकॉज नॉट ओनली टू रिच इन्वेस्टर्स। ओके, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को कवर करने के लिए
लिक्विडिटी को इंक्रीज़ करने के लिए ऐसे शेयर होल्डर्स जो बाय नहीं कर सकते शेयर्स ऑफ दैट कंपनी बिफोर ड्यू टू हाई प्राइसेस, बट अब प्राइस जो कम हो जाएगी तो वो शेयर होल्डर्स जो है वो भी एंट्री ले लेंगे, यानी रिटेल इन्वेस्टर्स भी एंट्री ले लेंगे उस शेयर्स में। ओके, नाउ कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं बोनस शेयर्स एंड स्टॉक स्प्लिट में। वो समझते हैं कि दोनों एक ही है, बट दोनों एक नहीं है। बोनस शेयर जो है वो क्या होते हैं, चेंज करते हैं इशूड शेयर कैपिटल, बट स्टॉक स्प्लिट जो है वो चेंज करते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल को। ओके, ऑथराइज शेयर कैपिटल वो होती है कंपनी अगर फ्यूचर में चाहे तो और शेयर्स इशू करवा सकती है, बट इशूड शेयर कैपिटल क्या होती है, जो इशू की गई है अभी। ओके, एंड बोनस शेयर्स में फेस वैल्यू जो है वो रिमेन सेम, यानी फेस वैल्यू सेम रहती है, बस मार्केट प्राइस पर शेयर जो है वो रिड्यूस हो जाता है टू दैट प्रपोर्शन। बट स्टॉक स्प्लिट में फेस वैल्यू रिड्यूस हो जाती है इन प्रपोर्शन टू स्प्लिट रेशियो। ओके, यानी फेस वैल्यू यहाँ पे सेम रही, बट यहाँ पे फेस वैल्यू डिक्रीज़ हो गई। तो फेस वैल्यू अगर डिक्रीज़ होती है तो एक मेजर इम्पैक्ट जाता है, वो कहाँ पे जाता है, डिविडेंड पे, बिकॉज डिविडेंड किसके बेस पे दिया जाता है, फेस वैल्यू के बेस पे। तो अगर फेस वैल्यू कम हो गई तो डेफिनेटली डिविडेंड भी कम हो जाएगा। ओके, बट इन केस ऑफ बोनस शेयर्स डिविडेंड सेम रहेगा। ओके, जैसा पहले मिलता था वैसा ही मिलेगा, और बोनस शेयर्स मिले तो आपको और ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, राइट, बिकॉज और शेयर्स आपको मिल गए एक्स्ट्रा। बट इन केस ऑफ स्टॉक स्प्लिट डिविडेंड पर शेयर कम हो जाएगा, जो डिविडेंड इन टोटलिटी है वो सेम रहेगा। ओके, बिकॉज स्टॉक जो है वो स्प्लिट हो गया, 10 के 5, एक 10 रुपये का स्टॉक था फेस वैल्यू वाला, उसके 5 टुकड़े हो गए, एक शेयर 2 रुपये की फेस वैल्यू का हो गया। देन उस पर जो होल्डिंग है वो पर्सन की उतनी रहेगी, एंड जो डिविडेंड पर शेयर है वो कम हो जाएगा, बट डिविडेंड इन टोटल उसको मिलेगा वो उतना का उतना ही रहेगा। बट इन केस ऑफ बोनस शेयर टोटल डिविडेंड इंक्रीज़ हो जाएगा, बट डिविडेंड पर शेयर सेम रहेगा। ओके, तो ये बात आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। यहाँ पे पर शेयर डिविडेंड कम हो गया, यहाँ पे पर शेयर डिविडेंड सेम रहेगा, यहाँ डिविडेंड इन टोटल सेम रहेगा, एंड यहाँ पे डिविडेंड इन टोटल इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, तो ये छोटा सा कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो ये था छोटा सा वीडियो अबाउट स्टॉक स्प्लिट। अब देखते हैं हम राइट इशू के बारे में। तो राइट इशू क्या होता है, बेसिकली कंपनी जब फ्रेश कैपिटल रेज करती है तो वो फर्दर पब्लिक ऑफर ला सकती है, बट ये एक तरह से सेकंड आईपीओ भी आप कह सकते हैं, कई लोग इसको सेकंड आईपीओ भी कहते हैं। बट ओनली डिफरेंस इज़ इसमें हम क्या करते हैं, जनरल पब्लिक से पैसा न लेकर हम किससे पैसा ले रहे हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से, और वो भी हम उनको शेयर्स ऑफ़र कर रहे हैं कितना, लेस देन करंट मार्केट प्राइस। सपोज़ कीजिए मार्केट प्राइस है फॉर एग्जांपल 500 हमारे शेयर की, एंड हम उनको क्या कर रहे हैं, एक राइट दे रहे हैं कि वो हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज़ कर सकते हैं जस्ट फॉर 400 रुपीज़, या फिर कोई भी प्राइस जो लेस देन हो 500 रुपीज़ से। ओके, तो ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही एक राइट मिलता है जिससे वो परचेज़ कर सकते हैं। बट एक और बात है कि राइट मिल रहा है, हमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ओके, यानी जो शेयर होल्डर है, फॉर एग्जांपल मैंने 500 शेयर्स खरीद रखे हैं कंपनी के, एंड मेरे को ये राइट मिला है, तो मेरी मर्जी है कि मैं वो राइट को एग्जीक्यूट करूं या ना करूं। ओके, मेरे पे कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर मेरे को कंपनी के अच्छे फ्यूचर लग रहे हैं, यानी फ्यूचर कंपनी का ब्राइट लग रहा है, एंड ऐसा लग रहा है कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा ही करेगी, देन मैं ऑब्वियसली परचेज़ कर लूँगा वो पर्टिकुलर शेयर, बिकॉज वो लेस देन करंट मार्केट प्राइस में मिल रहा है। ओके, एंड ये भी सेम रेशियो में होते हैं, बिकॉज जो अगर सपोज़ कीजिए 1000 शेयर्स हैं, देन हमें कोई भी रेशियो हो सकता है 1:3, 1:4, 1:5, और इसको रीड कैसे करते हैं, 1:4, यानी 4 शेयर के बदले में 1 शेयर। तो अगर 1000 शेयर्स मैंने होल्ड करके रखे हैं, देन मेरे को कितने शेयर का राइट मिलेगा, 250 शेयर्स का, यानी 250 शेयर्स मैं परचेज़ कर सकता हूँ लेस देन करंट मार्केट प्राइस में, जो भी वो फिक्स प्राइस जो राइट इशू की होगी वो। ओके, तो दिस इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ राइट इशू। अब लास्ट बात करते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स की। तो ये भी ब्रीफ में ही देखेंगे हम, बिकॉज इसका जो आगे कंसेप्ट है वो ज़्यादा अच्छा आने वाला है, बिकॉज EPS वगैरह अभी आपको पता नहीं है इतना, तो डेट्स वाई एक बार जस्ट इंट्रो लेंगे इसका, बायबैक ऑफ शेयर्स का। तो बायबैक ऑफ शेयर्स का बेसिक मतलब है, जैसे कि इसके नाम में ही है, बाइंग शेयर्स फ्रॉम अदर इन्वेस्टर्स इन द मार्केट, यानी मार्केट में जो अदर इन्वेस्टर्स हैं उनसे अपने ही कंपनी के शेयर्स परचेज़ कर लेना, उसको कहा जाता है बायबैक ऑफ शेयर्स।
तो इससे क्या होगा, हमारे पास अगर एक्सेस कैश पड़ा है तो हम क्या करेंगे, अपने ही कंपनी के शेयर्स परचेस कर सकते हैं। ओके, तो इससे बेनिफिट क्या क्या हो सकता है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी पर शेयर बेसिस, बिकॉज बायबैक करने से क्या होता है, नंबर ऑफ़ शेयर्स जो आउटस्टैंडिंग है इन द मार्केट वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, बिकॉज हमने अपनी कंपनी के शेयर्स परचेज कर दिए, यानी हमारे नंबर ऑफ़ शेयर्स जो हैं वो कम हो गए। तो इससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी पर शेयर बेसिस, जिसे EPS भी कह सकते हैं, बट EPS अभी आपको पता नहीं है, तो अभी के लिए इसको इतना ही समझते हैं, आगे और डिटेल में आएगा इसका। एंड टू शो द कॉन्फिडेंस ऑफ द प्रोमोटर्स, अगर प्रोमोटर्स को कॉन्फिडेंस दिखाना है अपना कि हमारी कंपनी के वो खुद के अपने शेयर्स परचेज कर रहे हैं, देन इससे शो भी होता है कि उनका कॉन्फिडेंस है कंपनी पे, यानी कंपनी अच्छा गुडविल क्रिएट हो जाता है कंपनी का। एंड ऑल्सो टू सपोर्ट द शेयर प्राइस, अगर मार्केट में प्राइस डिक्रीज़ हो रही है देन ऑल्सो कंपनी क्या कर सकती है, अपना शेयर परचेज कर सकती है मार्केट से, जिससे प्राइस डेफिनेटली इंक्रीज़ हो जाएगी और ऑल्सो नंबर ऑफ़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इन द मार्केट वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। ओके, और भी कई सारे रीजंस होते हैं फॉर बायबैक, तो और भी कुछ होते हैं, 2-3 देख लेते हैं, बिकॉज इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है, आगे इसका बहुत ज़्यादा डिटेल में आगे देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में। तो जब भी कंपनी के पास एक्सेस कैश है बट आगे उसको ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज़ नज़र नहीं आ रही है, यानी ऐसा नहीं लग रहा है कंपनी को कि आगे जाके और फर्दर ग्रोथ है, देन ऑल्सो कंपनी क्या करेगी, जो एक्सेस कैश रिजर्व्स हैं उनसे अपने ही कंपनी के शेयर्स परचेज कर लेगी, बायबैक कर देगी। ओके, एंड ऑल्सो ये हो सकता है अगर हमें लग रहा है कि कंपनी का जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है, ये पॉइंट उसमें भी आ गया था पहले कि प्राइस जो है वो कंपनी की शेयर्स की कम लग रही है, देन ऑल्सो परचेज कर देगी, जिससे प्राइस थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ओके, तो ये सारे रीज़न्स होते हैं बायबैक करने के। इसके अलावा भी और भी कई सारी चीज़ें होती है बायबैक की, तो ये हम आगे डिटेल में देखेंगे। दिस इज़ जस्ट द ओवरव्यू ऑफ दीज कंसेप्ट। ओके, तो क्या क्या हो गया, डिविडेंड्स हमने पढ़ लिया, बोनस इशू, स्टॉक स्प्लिट, राइट इशू एंड बायबैक ऑफ शेयर्स। ओके,